कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे थे कि ब्रेक हो जा रहा है बीच में जो छुट्टी, उसके लिए भी कोई दिक्कत है? कौन ऐसा है जिसको ब्रेक नहीं चाहिए? पहले बताओ, ब्रेक नहीं चाहिए? हमने मिला रखे हैं अपने जो प्राचीन व्यवस्था के बहुत सारे शासन के मूल्यों को हमने मिला रखा है। जो आपने प्रश्न भेजा है कि हमारी जो प्राचीन शासन व्यवस्था है, देखिए एक प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि प्राचीन शासन व्यवस्था के बहुत सारे मूल्य वर्तमान में क्या हम उसको मिला सकते हैं? तो बिल्कुल मिला सकते हैं। बहुत सारे मूल्यों को हमने अपनाया भी है। जैसे लोकपाल का पद अगर आप देख, आवाज क्यों हो रही भाई? आवाज एकदम बंद कर दो। आवाज इतनी ज्यादा होने का मतलब क्या है? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आ जाइए आ जाइए आ जाइए जल्दी। ऑनलाइन वाले बताइए क्या हालचाल है? जय हिंद जय हिंद। अंकित गेट खुलवा दो, गेट खुलवा दो। हिंदू धर्म का उद्भव कब से हुआ? हिंदू धर्म जो है बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में अगर आप देखेंगे तो हिंदू कोई धर्म उसने माना ही नहीं है और ये सनातन धर्म का हिस्सा है ना। जो सनातन धर्म का कोई आदि और अंत नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आज आप लोग अपनी शक्ति को एकाग्र करिए, आज बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। जो लोग कह रहे हैं कि ब्रेक ज्यादा हो जा रहा है, आज वो खुद ही कहेंगे कि नहीं सर ब्रेक चाहिए। आज वो खुद कहेंगे। जब तक आप लोग नहीं कहेंगे कि ब्रेक चाहिए तब तक ब्रेक होगा ही नहीं। अब चलो आज देखते हैं कि कौन किस में कितनी दम है। आ जाओ, आइए कुषाण वंश। कुषाण वंश आ जाइए। कुषाण वंश जो है मौर्योत्तर काल में सबसे आखिरी में आने वाले लोग थे, है ना। अगर आप देख, आवाज क्यों हो रही है? कुषाण वंश के जो लोग हैं ये मौर्योत्तर काल में सबसे आखिरी में आए। अगर आप देखेंगे तो ये आए कहां से? चीन के तुर्किस्तान से। कहां से आए? चीन के तुर्किस्तान से, है ना। अगर आप देखेंगे तो वहां से आए और ये मध्य एशिया के आसपास पूरा अलग अलग हिस्सों में बट गए। 5 शाखाएं इनकी मिलती हैं कुषाणों की, है ना। 5 शाखाएं आपको दिखाई देंगी। 5 शाखाएं आपको दिखाई देती हैं कुषाणों की भारत में, है ना। अगर आप देखेंगे तो कुषाण मंगोलिया के यूची कबीले से जुड़े हुए हैं। कहां से आए हैं? मंगोलिया के यूची कबीले से। और मंगोलिया के यूची कबीले से जब ये आए तो चीन में एक अवधारणा थी राजत्व में, देवत्व की अवधारणा। कौन सी अवधारणा? मतलब राजा अपने आप को देवता के रूप में प्रस्तुत करता था। इसीलिए जो कुषाण शासक हैं वो देवपुत्र की उपाधि धारण करते हैं। ध्यान से रखना, कुषाण शासकों के द्वारा देवपुत्र की उपाधि धारण की गई, क्योंकि वहां मंगोलिया में इस अवधारणा का प्रयोग होता था। और जब कुषाण शासक भारत में आए तो उन्होंने भी देवपुत्र की अवधारणा स्वीकार किया। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने चीन के शासकों के साथ इनका हमेशा संघर्ष होता था। मतलब जो चीन के शासक थे, इनके हमलों से ही बचने के लिए उसने चीन की दीवार बनाई थी। ध्यान समझिएगा, कुषाण वंश के जो लोग हैं ये बड़े शक्तिशाली थे, लड़ने वाले थे। इसीलिए जब यहां पर कनिष्क आया तो कनिष्क ने हमला भी किया चीन पर,
क्योंकि इनकी आदत बहुत पहले से थी हमला करने की। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां आप देखेंगे कि इनके ऊपर लगातार आक्रमण ये चीन के शासकों पर करते थे। चीन का शासक था सी हवांग। कौन था? सी हवांग। और सी हवांग ने इनसे आक्रमण, जो इनका आक्रमण हो रहा था उससे बचने के लिए चीन की दीवार बनाई। चीन की दीवार बनाई, और जब इसने चीन की दीवार बनाई तो इनके लिए मजबूरी हो गई कि ये इधर आएंगे, ये भारत में अंदर प्रवेश करने लगे। अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सीरियस नहीं होते, सोचते मैं बहुत बड़ा बुद्ध हूं। यहां कोई बुद्ध नहीं है, यहां जितने लोग बैठे सीखने के लिए बैठे हैं, ये बात समझ लेना। और जो सीखने की पात्रता नहीं रखेगा उसको वैसे भी नहीं मिलने वाला है। कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, यहां पर छोड़ दीजिए। जो आपसे उन्नत है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। चलिए, सोने का सिक्का जो कुजुल कैटफिशेस द्वारा चलाया गया था, ठीक है, कुजुल कैटफिशेस के द्वारा ही चलाया गया था, अभी उस पर आएंगे बाद में। अब यहां समझिए कि यहां पर आप देखेंगे कि राजनीतिक और जो प्रशासनिक रूप से जो कुषाण शासक हैं उन्होंने भारत में आगे बढ़ने का प्रयास किया धीरे धीरे, और इनकी बहुत सारी शाखाएं, मैंने आपको बताया कि 5 हिस्सों में ये थे बटे हुए। और यहां भारत में आने के बाद इनका एक वंश स्थापित होता है जिसको स्थापित करता है कुजुल कैटफिशेस। कौन करता है? कुजुल कैटफिशेस। कुजुल कैटफिशेस यहां पे भारत में शाखा स्थापित करता है, भारत में शाखा स्थापित करता है। ठीक है, यह भारत में शाखा स्थापित करता है। अब समझिएगा एक बात, और इसी ने सबसे पहले तांबे के सिक्के चलवाए थे। कौन से सिक्के? तांबे के सिक्के चलवाए, तांबे के सिक्के चलवाए। ठीक, अब यहां पर देखेंगे इसमें ये जो पूरा वंश है इसमें एक व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसका नाम है कनिष्क। कौन है? कनिष्क ने यहां भारत में राजनीतिक स्तर पे या जो प्रशासनिक स्तर पे एकीकरण करने का प्रयास किया था। राजनीतिक और जो प्रशासनिक स्तर पे कनिष्क ने भारत में एकीकरण का प्रयास किया था। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कनिष्क ऐसा शासक है जिसने भारत में कुषाणों की सत्ता को स्थापित कर दिया और अपना नाम बहुत ऊपर स्थापित किया, इसीलिए इसको महान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनिष्क महान। अब इसकी उपलब्धियां क्या हो सकती हैं? अगर आप देखेंगे तो कनिष्क के द्वारा बहुत सारे काम किए गए। इसने अपनी 2 राजधानी बनाई, एक तो पुरुषपुर और दूसरा मथुरा। अगर आप देखेंगे यहां सबसे महान कौन है? कनिष्क। इसकी राजधानी 2 राजधानी है, एक पुरुषपुर और दूसरा है मथुरा। पुरुषपुर और मथुरा इसकी 2 राजधानियां हैं। अगर आप देखें इसके साम्राज्य में रूस, ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्र शामिल थे। कहां कहां के भाई? रूस, ईरान, अफगानिस्तान, है ना, और चीन के भी कुछ हिस्से रहे हैं, चीन के भी कुछ हिस्से। इसका मतलब यह है कि अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा विस्तार करने वाला व्यक्ति है। ये शक्ति बहुत तेजी से विस्तारित हुई इसके समय में, और इसने अपने आप का इतना बड़ा राज्य बनाया कि इसके द्वारा भारत के व्यापार को, यहां पे नगरीकरण को, हर चीज को अपने पक्ष में किया गया। मतलब इसको सबने स्वीकार किया। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भारत के इतिहास में इतना बड़ा कोई शासक हुआ ही नहीं जिसने इतने बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल किया। कनिष्क एक ऐसा शासक है जिसने बहुत बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल करके उस बात को झूठा साबित किया कि मौर्योत्तर काल अंधकार का काल है। मैंने इसके पहले स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था कि मौर्योत्तर काल को अंधकार का काल बहुत सारे इतिहासकार मानते थे कि मौर्योत्तर काल अंधकार का काल है। लेकिन जब इतिहास में नवीन शोध हुए उसमें यह पता चला कि इसके समय में इतने सोने के सिक्के, इतने नगर बन रहे हैं, तक्षशिला बहुत ज्यादा विकसित नगर बन गया। तो हमने यह समझा कि नहीं, कनिष्क महान जो है उसने बहुत बड़े एरिया पे कंट्रोल किया और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दिया। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हो गई, इसीलिए हम इसे महान के रूप में मानते। एक हेडिंग बनाइए, कुषाण वंश।
खुलवा दो भाई गेट, खुलवा दो गेट, खुलवा दो। कुषाण वंश इसमें बनाई, कुषाण वंश में लिखिए मौर्योत्तर काल में, कुषाण वंश में लिखिए मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाले, मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाले सबसे अंतिम विदेशी शासक, सबसे अंतिम विदेशी शासक कुषाण थे। सबसे अंतिम विदेशी शासक कुषाण थे। मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाले, मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाले सबसे अंतिम शासक कुषाण थे। सबसे अंतिम शासक कुषाण थे। अगला पॉइंट, कुषाण मंगोलिया के, कुषाण मंगोलिया के यूची कबीले से जुड़े हुए थे। यूची, कुषाण मंगोलिया के यूची कबीले से जुड़े हुए थे। यूची कबीले से जुड़े हुए थे। इनके यहां राजत्व में, इनके यहां राजत्व में देवत्व का विश्वास किया जाता था। इनके यहां राजत्व में देवत्व का विश्वास, राजत्व में देवत्व का विश्वास किया जाता था। यह परंपरा इन्होंने चीन के शासकों से ग्रहण की थी। यह परंपरा इन्होंने चीन के शासकों से ग्रहण की थी। अगला पॉइंट, यूची कबीले में अगला पॉइंट, यूची कबीले में 5 शाखाएं थी। 5, यूची कबीले में 5 शाखाएं थी। 5 शाखाएं थी। इन्हीं शाखाओं में से एक कुषाण थे। इन्हीं शाखाओं में से एक कुषाण थे। इन्हीं शाखाओं में से एक कुषाण थे। मतलब एक पूरा परिवार चला, एक शाखा भारत में घुस आई, उनको कहते हैं कुषाण। इन्हीं शाखाओं में से एक कुषाण थे। अगला पॉइंट, ये लोग चीनी शासक पर लगातार आक्रमण करते थे। ये लोग चीनी शासक पर, जो चीन के शासक थे, ये लोग चीनी शासक पर लगातार आक्रमण करते थे। परंतु जब चीन के शासक सी हैवांग ने चीन की महान दीवार खड़ी की। सी हवांग ने चीन की महान दीवार, आज भी है, चीन की महान दीवार खड़ी की। चीन की महान दीवार खड़ी की तो ये भारत की तरफ आने लगे। तो ये भारत की तरफ आने लगे। तो ये भारत के तरफ आने लगे। क्या बात समझ में आ गई? पूरी कहानी, पिक्चर साफ है ना? क्यों आए, क्या हुआ? अगर वहां पे चीन की दीवार नहीं बनती तो ये वहीं रहते, लेकिन वहां पर अब इनके सामने समस्या है,
तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता पड़ेगी, आपके जीने का संकट खड़ा हो जाएगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां यही हुआ कि इनकी आवश्यकता है, इसलिए भारत में आ रहे हैं। अगला पॉइंट बनाओ। कुषाणों की भारत में 2 शाखाएं स्थापित हुई। कुषाणों की भारत में 2 शाखाएं स्थापित हुई। 2 शाखाएं स्थापित हुई। पहली कुजुल कटफिसेस, पहली कुजुल कटफिसेस, यहां लिखा है कुजुल कटफिसेस, पहली कुजुल कटफिसेस और दूसरी कनिष्क शाखा। पहली कुजुल कटफिसेस और दूसरी कनिष्क शाखा, और दूसरी कनिष्क शाखा। 2 शाखाएं हैं, एक तो कुजुल कटफिसेस की और दूसरा कनिष्क शाखा। तो भारत में सबसे महान शाखा कौन सी है? कनिष्क शाखा, है ना। यहां समझना पड़ेगा कि जो ये वंश है, जो कुजुल कटफिसेस का, इसी में एक और शासक हुआ है, विम कटफिसेस। यहीं पे एक और शासक हुआ है, कौन सा? विम कटफिसेस। विम कटफिसेस। अब यहां समझना पड़ेगा, लेकिन यह वंश बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। कभी कभी होता है कि 2 वंश स्थापित होते हैं, चलेगा वही वंश जो मजबूत होगा। यहां पर आप देखते हैं कनिष्क शाखा चलती। कौन सी शाखा चलती है? आगे लिख दीजिए। अगला पॉइंट, भारत में कनिष्क शाखा का, भारत में कनिष्क शाखा का अत्यधिक विस्तार हुआ। भारत में कनिष्क शाखा का अत्यधिक विस्तार हुआ और इसी वंश में कनिष्क महान जैसा शासक हुआ। इसी वंश में कनिष्क महान जैसा शासक हुआ। कनिष्क महान जैसा शासक हुआ। अगला पॉइंट, इसने अपनी राजधानी, इसी के बारे में अब लिखते जाएंगे, जो कनिष्क के बारे में। इसने अपनी राजधानी 2 स्थानों पर बनाई। इसने अपनी राजधानी 2 स्थानों पर बनाई। पहला पुरुषपुर और दूसरी मथुरा। अगला पॉइंट, इसके साम्राज्य में रूस, ईरान, अफगानिस्तान, इसके साम्राज्य में रूस, ईरान, अफगानिस्तान एवं बनारस तक के क्षेत्र शामिल थे। एवं बनारस तक, जो वाराणसी है, काशी, बनारस तक के क्षेत्र शामिल थे। मौर्योत्तर काल में जितने भी शासक हुए, उसमें सबसे बड़े क्षेत्र पर शासन करने वाला, मौर्योत्तर काल में जितने भी शासक हुए, उसमें सबसे बड़े क्षेत्र पर शासन करने वाला कनिष्क ही था। कनिष्क ही था। अगला पॉइंट, इसने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए, अगला पॉइंट,
इसने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए चीन पर 2 बार आक्रमण किया। चीन पर 2 बार आक्रमण किया। इसने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए चीन पर 2 बार आक्रमण किया। पहले आक्रमण में हारा, पहले आक्रमण में हारा, किंतु दूसरे आक्रमण में, किंतु दूसरे आक्रमण में इसे विजय मिली। किंतु दूसरे आक्रमण में इसे विजय मिली। इस विजय के पश्चात, लिखते जाइए, इस विजय के पश्चात रेशम मार्ग इसके नियंत्रण में आया। इस विजय के पश्चात रेशम मार्ग, सिल्क रूट, इस विजय के पश्चात रेशम मार्ग इसके नियंत्रण में आया और चीन के कुछ हिस्से, और चीन के कुछ हिस्से कासगर, और चीन के कुछ हिस्से कासगर, खोतान, कासगर, खोतान, यारकंद, ये सब चीन के हिस्से हैं जो लिख रहे हो। कासगर, खोतान, यारकंद आदि पर, कासगर, खोतान, यारकंद पर आदि पर इसका नियंत्रण हो गया। यारकंद पर इसका नियंत्रण हो गया। ये जो खोतान है ना, यहीं से सिल्क रूट जाता था, यहीं से सिल्क रूट जाता था। खोतान ये स्थान है जो चीन का, इस पे नियंत्रण इसने कर लिया। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा कि कनिष्क ऐसा भारत का शासक है जिसने चीन के भी हिस्सों को जीत लिया था। इतना शक्तिशाली कोई नहीं हुआ। चीन पर अभी भी आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा एरिया उसके पास है ना। अक्साई चीन को दे दिया है, पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट बना के, उसका था नहीं लेकिन उसने उपहार दे दिया। ये बड़ी समस्या है। तो यहां समझना पड़ेगा कि इस समय आपकी स्थितियां काफी मजबूत थी चीन के ऊपर। क्या क्लियर है इतनी बात? अगला पॉइंट बनाइए। इसने, अगला पॉइंट, इसने जम्मू कश्मीर में, इसने जम्मू कश्मीर में कनिष्कपुर शहर बसाया। इसने जम्मू कश्मीर में कनिष्कपुर शहर, कनिष्कपुर शहर बसाया। इसने जम्मू कश्मीर में कनिष्कपुर शहर बसाया और 78 ईस्वी में, और 78 ईस्वी में शक संवत को जारी किया। 78 ईस्वी में शक संवत, अभी यही है ना भारत सरकार का, शक संवत को जारी किया। 78 ईस्वी में शक संवत को जारी किया। इसे वर्तमान में भारत सरकार, इसे वर्तमान में भारत सरकार अपने सरकारी कैलेंडर के रूप में, इसे वर्तमान में भारत सरकार अपने सरकारी कैलेंडर के रूप में इस्तेमाल करती है, इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करती है। अगला पॉइंट, कनिष्क विद्वानों का, अगला पॉइंट, कनिष्क विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक था। कनिष्क विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक था, बहुत बड़ा संरक्षक था। इसके दरबार में
अश्वघोष, इसके दरबार में अश्वघोष, इसके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, इसके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, पार्स, चरक, वो लिखते जा रहे हैं। इसके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, पार्स जैसे विद्वान निवास करते थे, जैसे विद्वान निवास करते थे, जैसे विद्वान निवास करते थे। थक जाना तो बताना, लिखते चलो फिर। बहुत बढ़िया, अभी तो आप लग नहीं रहा है कि 2-4 घंटे थकेंगे। लिखते चलो, अगला पॉइंट बनाओ। प्रारंभ में कनिष्क, प्रारंभ में कनिष्क, प्रारंभ में कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वही लिख दीजिएगा महायान, वही ब्रैकेट में लिखिए महायान शाखा। प्रारंभ में कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, महायान। इसके सिक्कों पर, इसके सिक्कों पर महात्मा बुद्ध की आकृतियां मिलती हैं। इसके सिक्कों पर महात्मा बुद्ध की आकृतियां मिलती हैं और इसी के संरक्षण में, और इसी के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, और इसी के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, है ना। चौथी बौद्ध संगति कहां हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसके पहले लिख रखा है ये सारा फैक्ट आपने, बस एक आपको लिंक करके थोड़ा समझना है। अगला पॉइंट, कनिष्क ने ब्राह्मण धर्म को भी, कनिष्क ने ब्राह्मण धर्म को भी पोषण प्रदान किया। कनिष्क ने ब्राह्मण धर्म को भी पोषण प्रदान किया और इसके समय में संस्कृत को प्रोत्साहन दिया गया। कनिष्क ने ब्राह्मण धर्म को भी प्रोत्साहित किया या पोषण किया तथा संस्कृत को भी प्रोत्साहन दिया गया। संस्कृत, जो ब्राह्मणों की भाषा, संस्कृत को प्रोत्साहन दिया गया। कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इसका महान योगदान माना जाता है। कला के क्षेत्र में इसका महान योगदान माना जाता है। कला के क्षेत्र में इसका महान योगदान माना जाता है क्योंकि इसने गांधार कला, क्योंकि इसने गांधार कला, क्योंकि इसने गांधार कला और मथुरा कला, क्योंकि इसने गांधार कला
और मथुरा कला दोनों को अपना प्रोत्साहन दिया, दोनों को अपना प्रोत्साहन दिया, दोनों को अपना प्रोत्साहन दिया। चलो चलो इधर जाओ, ठीक, रहने दो, उसको आराम करने दो। प्रोत्साहन दिया, ठीक है। जानवर हिस्ट्री पढ़ने लग गए, इंसान नहीं पढ़ पा रहे हैं। जानवरों ने हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया। बताइए क्या स्थिति है। अभी बिल्ली आई है, वहीं बैठी है, सुन रही है सब कहानी। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे लिखिए, हो गया विराम आपका, बहुत बढ़िया। आप विराम कर लीजिए, हो गया। अगला पॉइंट बनाइए। कनिष्क ने, लिखते चलो, कनिष्क ने मथुरा में, अगला पॉइंट, कनिष्क ने मथुरा में, अब एक भी कहानी नहीं सुनाऊंगा तुम्हें। अरे पहले लिख लो, अच्छा लिख लो। कनिष्क ने मथुरा में, कनिष्क ने मथुरा में देवकुलों की स्थापना कराई। कनिष्क ने मथुरा में देवकुलों, कभी नाम सुना है? कनिष्क ने मथुरा में देवकुलों की स्थापना कराई, देवकुलों की स्थापना कराई। और यहीं से कनिष्क की, और यहीं से कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मिली है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मिली, जिसपे सिर नहीं है, टूट गया होगा। सिर विहीन मूर्ति मिली है कि सिर नहीं है। अब जाओ भाई, क्यों रो रही, भागो। सिर विहीन मूर्ति मिली है, जिसके हाथ में, लिखते जाओ, जिसके हाथ में तलवार है, जिसके हाथ में तलवार है और उसके पैरों में जूते हैं। ये जो मूर्ति मिली, जिसके हाथ में तलवार है और पैरों में जूते हैं। पैरों में क्या है? और लंबा कोट पहना हुआ है। कैसा है? लंबा कोट। इसका मतलब उस समय लंबा कोट आ गया था, लॉन्ग कोट जो अभी लोग पहनते हैं, नहीं। अब उस समय शासक था तो पहनता ही रहा होगा। तो यहां आपको यह बात समझना है कि जो कनिष्क है, उसने देवकुल का मतलब क्या होता है? अपने जो परिवार के वंशज हैं उनकी मूर्तियां लगवाना। अगर तुम रामायण देखे होगे तो उसमें आता है ना, कि भगवान राम के जितने वंशज हैं उनकी मूर्तियां लगी हैं और वो सबको प्रणाम करते, यही देवकुल है। अपने परिवार के लोगों की मूर्तियों को स्थापित करना और उनका जो सम्मान करना। क्या समझ में आया देवकुल का मतलब? क्या क्लियर है? अगला पॉइंट बनाइए। भारतीय शासकों में अशोक के बारे में भी एक लाइन लिख रहे हैं। भारतीय शासकों में अशोक पहला ऐसा शासक है, भारतीय शासकों में अशोक पहला ऐसा शासक है जिसकी प्रतिमा कर्नाटक के हंगन कुल्लू से मिली है। जिसकी प्रतिमा कर्नाटक के हंगन कुल्लू से मिली है। कर्नाटक के हंगन कुल्लू से मिली है। हंगन कुल्लू या हंगन कल्ली भी नाम आता है। कर्नाटक के हंगन कल्ली से मिली है। हंगन कल्ली, हंगन कुल्लू जो लिखना चाहो, हंगन कल्ली से मिली है। तो पहली मूर्ति किसकी मिली? अशोक की। इसीलिए इस लाइन को यहां लिखा है अपने कि पहली मूर्ति अशोक, उसके बाद के समय में आता है कनिष्क। ठीक है, अगला पॉइंट। कुषाणों के समय में ही पहली बार चूना
चूना क्या होता है? पत्थर जिससे जो घर की रंगाई होती है, चूना। और टाइल्स का प्रयोग शुरू हुआ। चूना एवं टाइल्स, चूना और टाइल्स का प्रयोग शुरू हुआ। चूना एवं टाइल्स का प्रयोग शुरू हुआ और इसे जोड़ने के लिए सुर्खी आई। और इसे जोड़ने के लिए सुर्खी, यह सीमेंट के ही तरह से होता है, यह सीमेंट के समान। और इसे जोड़ने के लिए सुर्खी का प्रयोग शुरू हुआ। तो सुर्खी क्या है? चिपकाने के लिए, दीवार को मजबूती देने के लिए सुर्खी का प्रयोग कब से शुरू हुआ? कुषाणों के आने के समय में, कनिष्क के समय में। ठीक। और बाद में आप देखेंगे कि यही प्रयोग मुगलों के समय में बहुत ज्यादा हुआ है। तो यहां पर ये जो प्रयोग शुरू किए गए हैं, वो प्रयोग करने वाला कौन है? कनिष्क। कनिष्क ने प्रयोग किया। ठीक है। एक पॉइंट और लिखो। प्राचीन भारत में, लिखो, प्राचीन भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के, प्राचीन भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के इनके द्वारा चलवाए गए। प्राचीन भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के इनके द्वारा चलवाए गए। अगला पॉइंट, कुषाणों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, कुषाणों के सोने के सिक्के, आगे लिख देना, कुषाणों के सोने के सिक्के सबसे शुद्धतम हैं। कुषाणों के सोने के सिक्के सबसे शुद्धतम, मतलब प्योरिटी है वहां पर। कुषाणों के सोने के सिक्के सबसे शुद्धतम हैं। अगर ये प्रश्न है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कौन चला रहा है? कनिष्क, है ना? जो कुषाण शासक हैं वही सबसे शुद्ध। जो सोने के अधिक सिक्के मिलते हैं गुप्तों के काल में, लेकिन वहां खोट बहुत ज्यादा है। अगर आपके सिक्कों में जो मिलावट है तो यह पता चल रहा है कि अर्थव्यवस्था आपकी बेहतर नहीं है, आपकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां हमें इतनी बात समझनी थी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपकी? बोलिए। चलिए, बहुत बढ़िया, इतना कर लिया। अब इसके आगे चलते। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? कहानी, कहानी रुको भाई, अभी अब आ जाइए। हाँ, क्या? जाइए 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 जाइए, घर से भैया है बहुत, जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था पर। क्या बात करेंगे? मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था कैसी है? मैंने आपको समझाया था कि यह काल आर्थिक उन्नति का काल था। कैसा काल था? आर्थिक उन्नति का काल। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इस समय आप देखेंगे तो पूरे भारत में बहुत सारे उत्पादन के केंद्र सक्रिय हैं। मतलब अगर आप ये देखिए, कुषाणों के भारत में आने के बाद बहुत सारे केंद्र भारत में सक्रिय हैं जहां उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छी स्थिति में है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी स्थिति में है, कई श्रेणियां होंगी, कई निगम होंगे, कई और समूह होंगे। जब भी अगर आप ये कहते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, अर्थव्यवस्था को चेक करने का मैकेनिज्म क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं कि इस काल की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप ये बता पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में जब आपके यहां अलग अलग नगर दिखाई दें, अलग अलग फैक्ट्रियां दिखाई दें, अलग अलग जो ऐसे लोग दिखाई दें जो अलग अलग जो पेशे में लगे हों,
तभी तो बता पाएंगे। अगर बेरोजगारी फैल जाएगी तो आप क्या अच्छी अर्थव्यवस्था आपकी? भाई अर्थव्यवस्था अच्छी है उसका मतलब क्या है कि यहां बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास है। और जब आर्थिक विकास है तो यहां आप देखेंगे कि वो आर्थिक विकास आपको सिक्कों के माध्यम से दिखाई देगा, आपको उत्पादन केंद्रों के माध्यम से दिखाई देगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर आप कर रहे हैं उससे दिखाई देगा। मतलब अगर आप आर्थिक विकास को देखना चाहें तो आपको जो सिक्का दिखे, आपको व्यापार दिखे, और व्यापार में भी अलग अलग व्यापार दिखे, अलग अलग व्यापार दिखे। इसके अलावा आंतरिक स्तर पर व्यापार हो ही रहा हो और इसके अलावा बाहरी व्यापार भी हो। ये सारे फैक्टर काम करेंगे तब जाके आप किसी अर्थव्यवस्था को अच्छा बता पाएंगे। अगर अर्थव्यवस्था अच्छी है तो इन सारे फैक्टरों पर देखना पड़ेगा। इस समय आप देखेंगे कि सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, धातु उद्योग बहुत बेहतर स्थिति में। मतलब अगर आप कहें सूती जो वस्त्र उद्योग है, जो सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, कौन सी बात हो रही भाई? कहां से कौन बात कर रहा है? धातु उद्योग, ठीक है। ये सारे उद्योग आपको यहां पर विकसित स्थिति में दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको यह भी दिखाई देगा कि बहुमूल्य रत्नों का भी इस समय बड़ा अच्छा व्यापार चल रहा था। हाथी दांत का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य रत्न, हाथी दांत, जितने व्यापार में आपके वैरायटी रहेगी उतना ही आपका देश समृद्ध होगा। अगर व्यापार में वैरायटी नहीं है तो क्या देश समृद्ध होगा? सोने के सिक्के कौन चलाएगा शुद्ध, ये बताओ पहले। ये जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी वही चला पाएगा ना। हम आपसे कहें कि आप सोने का सिक्का चला दीजिए, चला देंगे आप? है ही नहीं पैसा इतना। सोने का सिक्का वही चला सकता है जिसके पास हो खजाने में पैसा। अब हम ये कहेंगे नहीं हम चला देंगे, नहीं चल सकता। जिसके पास होगी क्षमता वही सोने का सिक्का चलाएगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि ये सारी वस्तुएं भारत से बाहर इनका निर्यात किया जाता था। क्या किया जाता था? निर्यात। अंग्रेज हमारे इसी निर्यात को ही तोड़ते हैं भारत आने के बाद। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ना हो तो उसका निर्यात का पैटर्न तोड़ दीजिए, अपने आप अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। उस देश को आयातक बना दीजिए। अगर आपको विकलांग बनाना हो तो आपको यह कहा जाए कि तुम एक भी काम मत करो, हम सब सामान तुम्हें दे देंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी मर जाएगा। क्या बात समझ में आ रही मेरी? भारत हमेशा दुनिया के सबसे अच्छे फैब्रिक बनाने वाले देशों में रहा है। भारत के कपड़े इतने अच्छे होते थे कि एक अंगूठी से निकाल दिए जाते थे। रोम की हालत खराब है भारत के कपड़ों को लेकर। रोम का एक व्यक्ति है प्लिनी, वो रो रहा है अपने देश में बैठ के। कहे भैया क्यों रोते हो? कहे भारत का कपड़ा हमारे हर जगह पहुंच गया है, हमारे बेडरूम तक पहुंच गया है, शयन कक्षों तक पहुंच गया है। पता नहीं कितनी दीवानगी है यहां पर, और इतना सोने का सिक्का आता है रोम से, इसलिए मैं रो रहा हूं कि भारत बहुत ज्यादा व्यापारिक लाभ में है। आपको समझना पड़ेगा कि भारत की स्थितियां अपने व्यापार के लिहाज से दुनिया के सबसे अच्छे देशों में रही है। और यही देश अंग्रेजों के समय में हम क्या थे और क्या हो गए और अभी क्या होंगे, यह बात हमको बोलनी पड़ी। हम खुद ही भूल गए थे कि हमारा क्या इतिहास है। हमारा इतिहास ही हमको नहीं पता। हम सब पढ़ते हैं, जो आप जितना पुस्तक में पढ़ रहे हैं केवल उतना इतिहास नहीं है। बहुत सारा इतिहास मौन है जो कोई जानता नहीं। इतिहास में जितना है लिखा केवल वही नहीं है, अभी बहुत कुछ इतिहास में है जो नहीं लिखा जा सका है। भगत सिंह फांसी चढ़ गए, सुखदेव राजगुरु फांसी चढ़ गए, उनके लिए देश का कुछ मतलब रहा होगा कि नहीं रहा होगा? चंद्रशेखर आजाद गोली मार लेते हैं, आज तो कोई गोली अपने आप को नहीं मार ले रहा। अशफाक उल्लाह खां फांसी चढ़ गए। आप ये सोचिए कि ये लोग फांसी देश के लिए चढ़ते हैं और आज देश के लिए हम कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। आज देश हमारे लिए एक केवल इकाई रह गया कि हम यहां बैठे हैं,
आपके अंदर वो भावना जिस दिन आ जाएगी, ये देश महाशक्ति से भी ऊपर की शक्ति बन जाएगा। ये इतिहास से सीख मिलेगी। इतिहास से यही सीख है कि जो हमारे महान लोग हुए हैं, उन महान लोगों ने क्या काम किया। भगत सिंह इतने ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, जो समाजवादी पुस्तक लिखते हैं, मैं समाजवादी क्यों हूं, हमेशा पढ़ते रहते हैं। और अगर उनका यही मन होता तो असेंबली में जाके हर व्यक्ति को उड़ा देते कि नहीं उड़ा देते, बोलो, सबको उड़ा देते जितने लोग बैठे थे, लेकिन उड़ाया नहीं। भयभीत करना चाहते थे कि अब हम आपसे डरते नहीं हैं। अगर आप अपना इतिहास पढ़ लेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि भारत जो है शुरुआत से ही बहुत मजबूत इकाई रहा है। कि यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारा विखंडन, हमारा अलगाव, अपने लोगों पर विश्वास न होना, और सबसे बड़ा कारण ईर्ष्या। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पढ़ा था ना छोटे पे जब आप लोग। ईर्ष्या नहीं जाती है, बड़े ईर्ष्या है मामला, कोई किसी को देख के खुश नहीं चल रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। अंग्रेजों को हमने ही अपनी सूचना दे दिया। आप समझिए इस बात को। यहां आप देख रहे हैं कि भारत का जो व्यापार है, वाणिज्य है, वो सब बहुत अच्छा है, क्योंकि कनिष्क जैसा मजबूत शासक बैठा है। और जब तक ये रहेगा, एक मजबूती बनी रहेगी। इसके बाद आप देखते हैं आगे चल के, अभी आएंगे गुप्त, तो यहां समझना पड़ेगा कि जब तक कनिष्क महान था, उसने भारत के व्यापार को, वाणिज्य को बहुत बेहतर स्थितियों में रखने का काम किया है। एक हेडिंग बनाओ, मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था, 2 लाइन लिखें, आगे बढ़ेंगे। मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था, हेडिंग बन गई है, लिखिए इसमें मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था। इसमें लिखिए, यह काल आर्थिक उन्नति का काल था। यह काल आर्थिक उन्नति का काल था। इस समय पूरे भारत में इस समय पूरे भारत में कई उत्पादन केंद्र इस समय पूरे भारत में कई उत्पादन केंद्र हमें दिखाई देते हैं। कई उत्पादन केंद्र हमें दिखाई देते हैं। कई उत्पादन केंद्र हमें दिखाई देते हैं। इस समय की प्रमुख वस्तुओं में सूती वस्त्र, इस समय की प्रमुख वस्तुओं में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, धातु की बनी वस्तुएं, धातु की बनी वस्तुएं, धातु, अलग अलग धातुओं की वस्तुएं, बहुमूल्य रत्न, हाथी दांत की वस्तुएं आदि प्रमुख हैं जिनका निर्यात होता था। जिनका निर्यात होता था। अगला पॉइंट, इस समय हमें मुद्रा और पूंजी बाजार, इस समय में मुद्रा और पूंजी बाजार काफी बेहतर स्थिति में दिखता है। मुद्रा और पूंजी बाजार काफी बेहतर स्थिति में दिखता है। श्रेणियों
की स्थितियां, श्रेणियों की स्थितियां काफी अच्छी दिखाई देती हैं। श्रेणियों की स्थितियां काफी अच्छी दिखाई देती हैं और ये समाज में व्यापारिक क्रियाओं को प्रोत्साहन भी देती हैं और ये समाज में व्यापारिक क्रियाओं को प्रोत्साहन भी देती हैं। जैसे कम ब्याज पर लोगों को पैसा देना, कम ब्याज पर लोगों को पैसा देना या सिक्के देना, कम ब्याज पर लोगों को सिक्के देना, जैसे कार्य इनके द्वारा किए जाते थे। कम ब्याज पर लोगों को सिक्के देना या ऋण देना, जैसे कार्य इनके द्वारा किए जाते थे, जैसे कार्य इनके द्वारा किए जाते थे। इन श्रेणियों को राज्य से स्वायत्तता मिली हुई थी। इन श्रेणियों को राज्य से स्वायत्तता मिली हुई थी। स्वायत्तता मतलब क्या होता है? आजादी नहीं, अपने हिसाब से काम करने का माहौल। आजादी नहीं होता। जो स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? आप राजा के नियंत्रण में रहेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। इन श्रेणियों को राज्य से स्वायत्तता मिली हुई थी। अब एक बात समझिएगा, यहां अभी हम लोगों ने दो बातें किया, एक तो मुद्रा और दूसरा पूंजी बाजार। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? इसका मतलब समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाए? इसका मतलब समझिए। अगर व्यापार होगा तो मुद्रा चलेगी, अगर व्यापार होगा तो मुद्रा चलेगी, और जब मुद्रा चलेगी तो पूंजी का बाजार होगा। हुंडी लिखी जाएगी कि मैं आपको इतने रुपए की हुंडी देता हूं, इतने का सामान वहां दे देना। इसको आज के समय में कहते हैं चेक। क्या कहते हैं? ये श्रेणियां हुंडी जारी करती थी। आज आप ये जो इस बात को समझते हैं कि ये बैंकिंग सिस्टम, ये भारत में बहुत पहले से सिस्टम रहा है व्यापार का। ये न हुंडी, इनके द्वारा ये जो श्रेणियां बैठी हुई थी, ये एक पत्र बनाती थी कि ये जो फलाना व्यापारी है, इसको तक्षशिला में इतना पैसा दे देना, इसकी गारंटी हम लेते। वो व्यक्ति हुंडी लेकर जाता था, उतना पैसा तक्षशिला में उसको मिल जाता था। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये श्रेणियां बहुत बड़े व्यापारिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने वाली थी। इनके अपने छत्र होते थे, अपनी सेना होती थी, ये अपने तरीके से जो दंड भी देते थे, लेकिन राज्य के नीचे थे। राज्य ने इनको आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दे रखी थी। आज भी यही सिस्टम है। राज्य कभी भी व्यापारियों के मामले में बहुत ज्यादा दखल नहीं देता। अभी आप किसी बड़े व्यापारी के पीछे पड़ जाइए, वो देश छोड़ के चला जाएगा, और वो देश छोड़ के जाएगा तो कई हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? व्यापारियों को इसीलिए बहुत ज्यादा हम जो संभाल के रखते हैं कि व्यापारी हमारे एसेट भी हैं। आप केवल ये ना समझे कि व्यापारी मतलब व्यापारियों के द्वारा ही देश में रोजगार आएगा। हर आदमी नौकरी करने लगे तो व्यापार कौन करेगा? हर आदमी नौकरी करेगा तो व्यापार भी तो कोई करेगा। यहां समझने की जरूरत है कि यहां पर एक तो मुद्रा चल रही है और दूसरा पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार का मतलब क्या है? ये श्रेणियां बैंकिंग सिस्टम के समान भी काम करती थी। ये लोगों का जो पैसा जमा करना और उसको अलग अलग स्थानों पर लोगों को देना कि आप ये हमसे पैसा लो और अलग अलग स्थानों पर व्यापार करो। तो यहां पर एक पूरा मुद्रा बाजार, जब सिस्टम बनेगा तो नगरीकरण होगा, नगरीकरण होगा तो अलग अलग इकाइयां काम करेंगी, अलग अलग इकाइयां काम करेंगी तो अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज बनेंगे, और अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज बनेंगे तो ना सामान निकलेगा, फिर वो निर्यात किया जाएगा। क्या समझ में आया? आज भारत कह रहा है मेक इन इंडिया, ये यही बात हो रही है। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब क्या है?
स्टैंड अप, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया। हम अपने बैंकिंग सिस्टम को कह रहे हैं कि हमारे जो लोअर क्लास में लोग हैं उनको भी पैसा मिले, वो अपना कुछ उपक्रम लगाएं। आप अधिकारी बनेंगे तो आप क्या जो सबको अधिकारी बना देंगे? नहीं, आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां लोगों को देखेंगे किसकी कितनी पात्रता है। अगर कोई अगरबत्ती का काम कर सकता है उसको आप वहां खड़ा कर देंगे, अगर कोई जो माचिस बनाने का काम कर सकता है आप उसको वहां खड़ा कर देंगे। लोगों के जीवन में आर्थिक संपन्नता ही उनके जीवन का विकास है। क्या बात समझ में आ रही? यहां यही बात समझनी है कि कुषाणों के समय में बहुत बेहतर सिस्टम डेवलप हो रहा है। कनिष्क ने एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप कर दिया। क्या समझ बन पा रही है कि जो पढ़ रहे हो? कुछ लोग कहते हैं कि बहुत, अभी मैं देखता रहता हूं कि कुछ बच्चे हमेशा अलग ही एक मनोदशा में रहते हैं। क्या चल रहा हमसे क्या मतलब? अरे भाई, अलग दशा में मत चलिए, यह भी क्षण निकल जाएगा। 2-4-5 दिन में हम भी चले जाएंगे, फिर आप अपने ही क्षण में बने रहेंगे। कोई यहां पे परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट इस दुनिया में नहीं है, सबको जाना है। इसलिए थोड़ा यहां पर अपना ध्यान लगाना है, इसीलिए यहां ध्यान लगाना है सबको, ठीक है। तो यहां पर अभी हमने क्या देखा कि इस समय बहुत ज्यादा जो श्रेणियां हैं उनको स्वायत्तता मिली हुई है और चीजें बहुत बेहतर हैं। अगला पॉइंट बनाइए। इसी समय, अगला पॉइंट, इसी समय हमें दूसरे नगरीकरण में, इसी समय हमें दूसरे नगरीकरण में बढ़ोतरी भी दिखाई देती है। इसी समय हमें दूसरे नगरीकरण में बढ़ोतरी भी दिखाई देती है। दूसरे नगरीकरण में बढ़ोतरी भी दिखाई देती है। अगर आप देखेंगे तो 1000 बीसी में जब लोहे का प्रयोग हुआ तब दूसरा नगरीकरण माना गया, और वो 1000 बीसी से 500 बीसी तक चलता है। तो ये पूरा समय उसी चरण का है। क्या बात समझ में आ रही है? इसी समय हमें दूसरा नगरीकरण में बढ़ोतरी भी दिखाई देती है। आगे लिखिए, इसी समय हमें दूसरे नगरीकरण में बढ़ोतरी भी दिखाई देती है, और तक्षशिला जैसे विकसित नगर सामने आते हैं। और तक्षशिला जैसे विकसित नगर भी सामने आते हैं। जो शतरंज नुमा नियोजन पर बसाए गए हैं। देखिए भाई, जो शतरंज नुमा नियोजन पर बसाए गए हैं। चेस खेलते हैं ना, उसी तरीके से पूरा शतरंज नुमा नियोजन पर बसाए गए। इसका मतलब क्या है कि यहां के लोग अब स्मार्ट हैं, ज्यादा स्मार्टनेस होगी तभी अच्छे अपने आप जो शहर बसाओगे। स्मार्टनेस नहीं होगी तो अच्छे शहर बसाने की संभावना नहीं के बराबर है। यहां इस बात को सोचना पड़ेगा हमें। अगला पॉइंट बनाएंगे, व्यापारिक स्थिति, मौर्योत्तर काल की व्यापारिक स्थिति। व्यापारिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति। इस समय आंतरिक और बाह्य व्यापार, इस समय आंतरिक और बाह्य व्यापार, इस समय आंतरिक और बाह्य व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई देते हैं। इस समय आंतरिक और बाह्य व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई देते हैं। देश के पश्चिमी और पूर्वी तट पर, देश के पश्चिमी और पूर्वी तट पर अनेक बंदरगाहों की, देश के पश्चिमी और पूर्वी तट पर अनेक बंदरगाह
सक्रिय थे, ऐसे लिख दो। देश के पश्चिमी और पूर्वी तट पर अनेक बंदरगाह सक्रिय थे, एक्टिव थे, चल रहे थे। अनेक बंदरगाह सक्रिय थे। अगला पॉइंट, पश्चिम तट के बंदरगाह। यहां से प्रश्न आ चुके हैं, ये जो अभी आप लिखने जा रहे हैं यहां से प्रश्न आए हुए हैं। पश्चिम तट के बंदरगाह, पश्चिम तट के बंदरगाह, जो पश्चिमी तट है, पश्चिम तट के बंदरगाह। पश्चिमी तट के बंदरगाह अगर आप देखेंगे तो भड़ौच, कौन है? भड़ौच। इसके अलावा आपको दिखाई देगा यहां सोपारा। क्या दिखाई देगा? सोपारा। कन्नूर, यहां पर एक आपको दिखाई देगा कन्नौर, कन्नूर नहीं कन्नौर। ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन है? भड़ौच, जो सोपारा, कन्नौर। यहां आपको दिखाई देगा मुजरिस, मुजरिस, यह भी आपको दिखाई देगा। मुजरिस के अलावा एक दिखाई देगा टिंडीस, टिंडीस। ये बंदरगाह कहां के हैं? पश्चिम तट के। ये बंदरगाह कहां के हैं? एक बार बोल दीजिए, कौन कौन से बंदरगाह हैं ये बोलना। कौन कौन से? भड़ौच, ठीक। अब आ जाइए पूर्वी तट के, वहीं पे हेडिंग बना ली, पूर्वी तट। पूर्वी तट क्या? स्टेट आ जाइए। जो भड़ौच कहां है? ये गुजरात में। मुजरिस कहां है? गुजरात में, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि जो टिंडीस है वो दक्षिण भारत में है, एकदम नीचे केरल साइड में है जो टिंडीस है ना। अलग अलग आप यहां लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा। जो भड़ौच कहां है? तो गुजरात में। कहां है? गुजरात। फिर सोपारा कहां है? यह भी गुजरात में है ना। यहां गुजरात, गुजरात, ठीक है। फिर मुजरिस कहां है? यह भी गुजरात में। यह दक्षिण भारत में है, यह दक्षिण भारत में है, केरल के पास टिंडीस है ना। कन्नौर, मुजरिस और टिंडीस ये दक्षिण भारत में तीनों है ना। कन्नौर, मुजरिस और टिंडीस। ये मुजरिस गुजरात में नहीं है, इसको गुजरात मत करना है ना। ये नहीं है गुजरात में, मुजरिस गुजरात में नहीं है। मुजरिस जो है वो दक्षिण भारत में नीचे। अगर आप ऐसे समझ लो, ऐसे बना लो, मैं बताने दे रहा हूं, ऐसे बना लो। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या है? भड़ौच, भड़ौच और जो सोपारा है ना। अब यहां आ जाइए, ये जो इलाका है, इस इलाके में आपको दिखाई देगा कन्नौर, यहां दिखाई देगा कन्नौर। क्या दिखाई देगा? और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां आपको दिखाई मुजरिस। क्या दिखाई देगा? मुजरिस। और इसके नीचे आपको दिखाई देगा टिंडीस। क्या दिखाई देगा? टिंडीस। ये क्या क्लियर है? ये हो गया आपके जो पश्चिम तट के। अब आ जाइए पूर्वी तट पर। क्या पूर्वी तट पे आ जाइए तो पूर्वी तट में सबसे पहला क्या है? ताम्रलिप्ति। क्या है? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ताम्रलिप्ति बंदरगाह अगर आप देखें तो बंगाल है ना, जो बंगाल की खाड़ी, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। उसके बाद आपको और क्या दिखाई देगा? मुसलीपट्टनम। क्या दिखाई देगा? मुसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। मुसलीपट्टनम कहां? आंध्र प्रदेश में है ना। इसके अलावा आपको दिखाई देगा अरिकामेडु। क्या दिखाई देगा? अरिकामेडु, अरिकामेडु। ये कहां है? पांडिचेरी में। कहां है? पांडिचेरी में। अरिकामेडु। ये प्रश्न आया हुआ है, यहां से इंपॉर्टेंट है ये।
यहां से प्रश्न आए हुए हैं कई बार, जो पूर्वी तट और जो पश्चिमी तट, आईएएस में भी यहां से प्रश्न आ चुका है 2 बार। जो पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन से हैं, पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से हैं प्राचीन समय में। और कौन है, कावेरी पट्टनम। और कौन सा है, कावेरी पट्टनम। ये जो 4 बंदरगाह पूर्वी तट के। क्या क्लियर है इतनी बात। और एक बंदरगाह आपको नीचे दिखाई देगा इस साइड में, जिसका नाम है कोरकोई। क्या नाम है, कोरकोई। इस बार ये आईएएस में प्रश्न आया, कोरकोई। कोरकोई बंदरगाह तमिलनाडु में, कोरकोई बंदरगाह पांड्य देश में था। ये कहां था, पांड्य देश में। कहां पर, पांड्य देश में। कोरकोई बंदरगाह, कोरकोई, कोरकोई बंदरगाह, ठीक है। कोरकोई बंदरगाह ये है। क्या क्लियर है, एक और कर देना, कोरकोई। तो पूर्वी तट और जो पश्चिमी तट के एक बार बंदरगाह बोलिए फिर से। जो पश्चिम तट के बंदरगाह बताइए। आवाज नहीं आई। पूर्वी तट के, कोरकोई भी तो है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट बनाइए। इस समय, अगला पॉइंट, इस समय हमें अनेक मार्ग दिखाई देते हैं। इस समय हमें अनेक व्यापारिक मार्ग दिखाई देते हैं। इस समय हमें अनेक व्यापारिक मार्ग दिखाई देते हैं जो आंतरिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो आंतरिक क्षेत्रों से जुड़े हुए, जो आंतरिक क्षेत्रों से जुड़े हुए। इसी समय हमें उत्तरापथ के साथ साथ, इसी समय हमें उत्तरापथ के साथ साथ, उत्तरापथ, उत्तरापथ के साथ साथ दक्षिणापथ की जानकारी मिलती है। इसी समय हमें उत्तरापथ के साथ साथ दक्षिणापथ की जानकारी, उत्तरापथ के साथ साथ दक्षिणापथ की जानकारी, दक्षिणापथ की जानकारी मिलती है। जो अजंता से अरिका मेडी तक जाता था, जो अजंता से, ये जो दक्षिणापथ है, अजंता से, अजंता कहां है, महाराष्ट्र में, अजंता से अरिका मेडू तक जाता था। अरिका मेडू मतलब पांडेचेरी। अजंता से अरिका मेडू तक जाता था। इससे हमें यह पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि इनका व्यापार, इससे हमें यह पता चलता है कि इनका व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में था। इनका व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में था। इनका व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में था। अगला पॉइंट, इस समय विदेशी व्यापार, इस समय विदेशी व्यापार काफी बेहतर दिखाई देता है। इस समय विदेशी व्यापार काफी बेहतर दिखाई देता है। ये लोग रोम, मध्य एशिया,
ये लोग रोम, मध्य एशिया, चीन, मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया, ये लोग रोम, मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करते थे, के साथ व्यापार करते थे, के साथ व्यापार करते थे। इस व्यापार की खास बात यह थी, इस व्यापार की खास बात यह थी, इस व्यापार की खास बात यह थी कि यहां लाभ भारत के पक्ष में था, यहां लाभ भारत के पक्ष में था, यहां लाभ भारत के पक्ष में था। मतलब यहां निर्यात हम ज्यादा करते थे और आयात कम करते थे। आयात हमारा कम था और निर्यात हमारा ज्यादा था। यह बहुत बड़ी बात है। हम निर्यात ज्यादा करते हैं, आयात बहुत कम करते थे। इसीलिए हमने उस समय सोने का सिक्का चलाया था। सोने के सिक्के चलाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? हम आयातक देश कभी नहीं रहे। आयात अब हम कर रहे हैं हर चीज। अगर हमको आप देखिए, हम हर मशीन आयात करना चाहते हैं। क्यों? हमको लगता है हम नहीं बना पाएंगे। दुनिया की जितनी अच्छी से अच्छी जो तकनीक है, अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे देशों ने बनाई है। मर्सिडीज बेंज गाड़ी अगर आप देखेंगे तो जर्मनी ने बनाया। किसने बनाया? अगर आप देखते हैं कि जितनी अच्छी कंपनियां हैं वो आपको दिखाई देगा कि वो जर्मन लोग बना रहे हैं। क्यों? जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक आप कोई महान काम कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहला काम है कि खुद पर विश्वास करना। आप जर्मनी में जाएंगे, कोई अंग्रेजी बोलता ही नहीं है। आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको कहेंगे बात नहीं करना। जर्मन, आप जर्मन बोलिए। आप फ्रांस में चले जाइए, फ्रेंच। अंग्रेजी हमारे यहां, चूंकि हम औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित रहे हैं बहुत दिन तक, अब चूंकि वो तो चले गए लेकिन उनके सपने अभी भी आते हैं हमें, तो फिर इसमें बात समझना पड़ेगा। ये बहुत मानसिकता का खेल है। सारा खेल मानसिकता का है। अगर मानसिकता आपकी बदल जाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। अगर मानसिकता न बदली जाए तो कुछ नहीं बदल सकता। हम चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, आप कुछ भी नया अपने से नहीं करेंगे। नया करने के लिए आपको अपने से बात करनी पड़ेगी। और अगर आप देखेंगे कि जितने आविष्कार हुए हैं, आविष्कारों के पीछे की स्थितियों को समझिए। जहां आप बैठ के एकांत में चिंतन करेंगे, आविष्कार वहीं होगा। और जहां आपके जो दिमाग में इधर उधर की बातें चलेंगी, वहां कोई आविष्कार नहीं होगा। उन देशों ने ज्यादा आविष्कार किया है जहां ज्यादा समस्या रही। उन देशों ने बहुत कम आविष्कार किया है जहां लोग बहुत आराम तलब रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही? इसीलिए समस्याएं भी हमारे लिए वरदान साबित होती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। बात समझिए, जो लोग लाक्षागृह में जलेंगे वही सूरमा निकलेंगे। हर आदमी सूरमा निकल जाता है तो फिर यहां पे क्यों इतनी समस्या होती? बाबर अपने एक जो शत्रु की इतनी प्रशंसा करता है, वो थकता नहीं है उसकी प्रशंसा करते करते। राणा सांगा की बाबर ने बड़ी प्रशंसा किया। बाबर ने कहा कि ऐसा तो आज तक योद्धा नहीं देखा मैंने। उससे पूछा गया कि क्यों भाई ऐसा? हाथ कट गया, पैर कट गया, फिर भी लड़ रहा है। भारत ऐसे लोगों की भूमि रही है। यहां लड़ेगा जो वही पाएगा। आप ये सोचें कि आपको लड़ना ना पड़े और आपका काम हो जाए, ये नहीं हो सकता। आखिरी लड़ाई में अगर आप देखेंगे, खानवा की जो लड़ाई लड़ी बाबर ने, खानवा की लड़ाई में बाबर ने सब कुछ झोंक दिया, नहीं तो हार जाता वहां वो। आप जब तक अपने आप को रोक के रखेंगे कि नहीं अभी थोड़ा सा, अभी हमको आराम भी रहना चाहिए शरीर में, हम आराम से चलेंगे, फिर मिलना बहुत मुश्किल है। 100% आपको अपना देना है और फल की चिंता नहीं करनी। यहां क्या हो रहा है?
फल की चिंता बहुत ज्यादा है। आज पढ़ लिया इस बार नेक्स्ट एसडीएम, टारगेट एसडीएम में देख रहा हूं, इस पे आता है नेक्स्ट एसडीएम, भैया तुम एसडीएम बनोगे। अरे भाई आप मौन हो जाइए अभी थोड़े दिन, आप हो जाएंगे तो पूरी दुनिया वैसे ही गाना गाएगी आपका। अभी से ही अपने आप को लोगों ने घोषित कर दिया है कि हम हैं स्वयंभू, हम हैं खलीफा। मत करिए सब, अभी अंदर कुछ बातें रखिए। जितने आज तक आप देखेंगे कि जितने लोगों ने पहले से आईएएस लिख के रख लिया, उनकी समस्या बड़ी हो जाती है। अपने ही उम्मीदों के नीचे दबने लगते, नहीं दबते। अरे आपने तैयारी नहीं किया, हमने भी तैयारी किया है, हम भी तैयारी की दुनिया से निकल के आए हैं। आप अपने आप को अभी समझिए, अभी साधने का समय है, और जितना आप अपने आप को साध सकते हैं उतना साधिए। अभी साधने का समय है, अभी बड़बोलेपन का समय नहीं है। अभी जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए। हर व्यक्ति सिखा सकता है। यहां आपके भीतर यह भावना होनी चाहिए कि हमें सीखना है। हमने आपको एक भी आज तक एक भी कहानी सुनाई होगी तो उसमें कुछ सीख रही होगी। हम कोई ऐसी कहानी नहीं सुनाते कभी भी। कहानियों में भी कुछ सीख होगी जो आपके जीवन के लिए आगे काम करेगी। एक ऋषि हुई हैं, उनका नाम है दत्तात्रेय। क्या नाम है? दत्तात्रेय। इनके बारे में सुन लो थोड़ा, इनसे कुछ सीखोगे तुम। दत्तात्रेय के साथ एक बात थी कि ये जब भी कहीं से गुजरते थे तो उससे कुछ सीखते थे। इन्होंने जब रास्ते में जा रहे थे, एक इनको कुत्ता दिखाई दिया। तो आमतौर पे लोग अगर कुत्ते को देखते हैं उससे कुछ सीखते नहीं, कुछ भी नहीं सीखते। इन्होंने बताया कि हम इससे भी कुछ सीख सकते हैं। तो पूछा गया क्या सीख सकते हैं? कहें कि हमें अपने आप को बहुत ज्यादा अभिमानी नहीं बनाना चाहिए, मान अपमान से ऊपर होना चाहिए। और अगर यह भाव हमारे अंदर आ गया तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और जो लोग पहले से ही बहुत ज्यादा सम्मान की इच्छा करते हैं उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि सम्मान की इच्छा, मान और सम्मान से ऊपर की अवस्था है जो कुत्ते की अवस्था है। उसको आपने मार दिया फिर वो आ जाएगा आपके पास। इंसान को यह भी सीखना चाहिए। कबीर को लोगों ने इतना मारा, हिंदुओं ने भी मारा, मुसलमानों ने भी खूब मारा, लेकिन कबीर बोलना बंद नहीं किए। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना सो चले हमारे साथ। आपको समझना पड़ेगा कि जो अपना घर जलाना चाहता है वो इनके साथ चलेगा, कबीर के साथ। कबीर का नाम लेते ही लोगों की रूह गर्म हो जाती कि अब आ गया कबीर का मामला। कबीर ने किसी को छोड़ा ही नहीं है, न हिंदू न मुसलमान, सब बराबर, एक ही बराबर मिलेगा दोनों को प्रसाद। उनकी परंपरा क्या है? मुस्लिम परंपरा में वो पले बड़े हैं और उनके जीवन में राम उनके आराध्य हैं। लेकिन कहते हैं हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोनों ने राह न पाई। देखिए मार खा रहे तब बोल रहे हैं। सत्य हमेशा कठोर होता है, कड़वा होता है, नहीं पचता है। आपको समझना पड़ेगा जितने महान लोग हुए उन लोगों ने अपने समय में बड़ा विरोध सह के भी बोलते जरूर हैं। अगर बोलना बंद कर देंगे ऐसे लोग तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। कबीर को तो जरूर पढ़ना चाहिए, एक बार ऐसे व्यक्ति को तो जरूर पढ़ लेना चाहिए। कबीर तो बहुत बड़े मसीहा हैं। जब आप मध्यकाल में आएंगे तो बड़ी चर्चा होगी कबीर पे। हमारी क्लास में तो अक्सर होती है, कबीर पर, सूर पर, मीरा पर, इस पे चर्चा होगी, क्योंकि मध्यकाल में सूफी परंपरा में इन लोगों का बड़ा अच्छा योगदान है। तो यहां समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें भी आपको देखनी है। ये हो गया, चलिए अगला पॉइंट बनाइए। अगला पॉइंट बनाओ। इस समय अगला पॉइंट, इस समय रोम में भारत की वस्तुओं की बहुत मांग थी। इस समय रोम में भारत की वस्तुओं की बहुत मांग थी।
भारत का लाभ रोम के साथ एक तरफा था। भारत का लाभ रोम के साथ एक तरफा था। एक तरफा का मतलब भारत को ही लाभ ज्यादा था, एक तरफा था। इसीलिए रोम का लेखक प्लिनी भारत के साथ होने वाले व्यापार पर, इसीलिए रोम का लेखक प्लिनी भारत के साथ होने वाले व्यापार पर आंसू बहाता है। क्या बहाता है? आंसू बहाता है, रोता है। ऐसे तो देश बचेगा नहीं हमारा रोम, इतना सोना ले जा रहे हैं। आंसू बहाता है। धर्म मौरोत्तरकालीन धर्म। क्या है धर्म का मामला? अगर आप देखते हैं तो बौद्ध धर्म में देखिए, कोई परिवर्तन है क्या? नहीं है। हीनयान और महायान, चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान। जो बुद्ध को महापुरुष मानते हैं वो हीनयानी हैं, जो महापुरुष मानते हैं वो क्या है? हीनयानी हैं। और जो बुद्ध को भगवान मानते हैं, भगवान मानना बड़ा आसान है। भगवान मानने से समस्या यह नहीं होती कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब भगवान जो है भगवान तुम भी देखो। सब जितने नकली लोग हैं वो हमेशा उन्हीं पे छोड़ देते हैं। अरे भगवान आप पे छोड़ रखे, आप उन पे छोड़ रहे हैं। भगवान ने आप पे छोड़ दिया है कि आप करके दिखाइए, उनका तो है ही है सबके अंदर विश्वास। यहां आप देखेंगे कि महायानियों की शाखा सबसे ज्यादा चली। क्यों? क्योंकि महायानियों के यहां बुद्ध को ईश्वर के रूप में मान लिया गया। एक मूर्ति बनाइए, अच्छा सुगंधित वहां पे द्रव्य जलाइए, कुछ करिए, ध्यान में थोड़ी देर बैठिए, फिर अपना हर काम करते रहिए। लेकिन हीनयानी क्या है? वो कहते हैं बुद्ध महापुरुष थे और बुद्ध ने ये कहा है अपो दीपो भव। सही बात यही कह रहे हैं, सही बात हीनयानी कह रहे हैं, लेकिन हीनयानी को कोई पूछा नहीं। हमेशा ये होता ही है कि जो एकदम सही कह देगा उसको कोई नहीं पूछेगा, जो थोड़ा सा उसमें मिलावट कर देगा उसको दुनिया पूछ लेगी। यहां इसीलिए हीनयानी हमेशा अपने आप को अलग रखते थे। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने यह कहा है कि अपनी मुक्ति स्वयं से हासिल करो, लेकिन ये जो महायानी है ये कह रहे हैं नहीं, मुक्ति खुद नहीं हासिल करना है, हम सबके लिए मुक्ति का रास्ता खोलेंगे। अरे पहले अपने मुक्ति तो हुए नहीं और दूसरे के लिए रास्ता खोलेंगे। अगर कोई ऐसे कहे कि हम ये काम आपको करके दिखाएंगे, पहले खुद भी तो करके दिखाइए, उसके बाद ही वो और सबको कराएगा। कबीर का बड़ा एक अच्छा है कि मरने के बाद अगर कोई मुक्ति करता है, मरे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधु जीवत में कर आशा। मरने के बाद अगर कोई कहता है मुक्ति हो जाती है तो झूठ बोलता है, उसको खुद भी नहीं पता मरने के बाद क्या होता है। अगर वो इतना जानता तो ये बात बोलता ही नहीं। और यहां क्या समझाया जाता है? अच्छा काम करोगे तो मरने के बाद मिलेगा स्वर्ग, भगवान वहां खुश होगा, अच्छे कर्मों का फल देगा, ये करेगा, ये सारी चीजें रहती हैं। लेकिन ये बात कल्पना है। इसीलिए बुद्ध ने भी कहा कि इसी जीवन में मुक्ति संभव है। निर्वाण अभी होगा, निर्वाण बाद में नहीं होगा। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। क्या होता है? जो दीपक का बुझने का मतलब क्या है? इच्छाओं का अंत होना। क्या इच्छाओं का अंत हो सकता है? आप बताओ सोच के। हो सकता है? एक मिनट भी आपका मन इच्छा किए बिना रह नहीं सकता। अब सोचिए कि बुद्ध ने कितना परिश्रम किया होगा इच्छाओं को रोकने के लिए। किया होगा नहीं किया होगा?
यहां पर यही बात समझाई जा रही है। हीनयान और महायान दो प्रकार की विचारधाराएं आपको दिखाई देती हैं। और क्या है? हीनयानी व्यक्तिगत निर्वाण की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं? व्यक्तिगत निर्वाण, कि व्यक्तिगत निर्वाण होना चाहिए। और ये कहते हैं सामूहिक निर्माण होना चाहिए। सामूहिक निर्माण कैसे संभव है? इसीलिए यहां पर एक आती है संकल्पना बोधिसत्व की। किसकी संकल्पना आती है? बोधिसत्व की। बोधिसत्व ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा में कुछ उन्नति हो चुकी है और वो सबके कल्याण के लिए अपने निर्वाण को रोक रहा है। कह रहा मैं नहीं लूंगा निर्वाण। अरे भैया तुमको कौन आपको रोका है निर्वाण लेने के लिए? आप पहले अपना लीजिए। समस्या यही है, अपना नहीं ले रहे हैं, पूरी जनता को दिला रहे हैं। खुद अंदर से प्यास लगी है और सबको कह रहे हैं हम आपको पानी पिलाएंगे। यह समस्या है महायानियों। इसीलिए महायान शाखा भी बहुत ज्यादा आगे चल के आप देखेंगे इसमें भी वही हो गया। जैसे देवी का जो देवता की पूजा होती वैसे ही बुद्ध केवल पूजा के रूप में रह गए। बुद्ध की शिक्षाएं पीछे छूट गई, बुद्ध एक देवता के रूप में खड़े हो गए। ये होता है जब हमको किसी को छोटा करना होता है तो हम केवल उसको देवता बना देते हैं। अगर आगे बढ़ाना होता है उसकी शिक्षा को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम कोई बुद्ध की शिक्षा की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि शिक्षा की बात करेंगे तो प्रयास करना पड़ेगा, वो हमसे होगा नहीं। आप करिए और आप दूसरे पे डाल दीजिए। बुद्ध ने कहा आमिष दयात, एक शब्द आता है आमिष दयात। आमिष दयात एक शब्द बुद्ध ने बोला। आमिष दयात का मतलब यह है कि आप खुद न करके दूसरे से प्रार्थना कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा यह बहुत हेय काम है, बहुत खराब काम है। जो काम आपको करना चाहिए आप हाथ जोड़ रहे हैं कि आप कर दीजिए, यह गलत है। और यहां पर महायानी यही कर रहे हैं। हे बुद्ध आप मुक्ति करिए, हे बुद्ध आप मुक्ति करिए। बुद्ध ने कहा कि मैंने जो प्रयास किया वो देखो कैसे किया है। भाई मैं जंगल जाके बैठा, तुम भी बैठो, एकांत लो। लेकिन किसी कुछ एकांत उकांत नहीं चाहिए, सबको अपना बढ़िया बना के रहना है, चैत्य विहार। और इसीलिए आगे चल के वज्रयान शाखा आई इसमें। जो वज्रयान शाखा, आप सोचिए कि जो बुद्ध अपने जीवन में कभी इस बात को भी नहीं सोचे होंगे, वज्रयान शाखा आ गई। तो वज्रयान शाखा क्या है? पंच मकार की साधना, मांस, मदिरा, स्त्री के साथ रहना। अब आप सोचिए कि जिसको बुद्ध ने पहले ही समय छोड़ा था, क्योंकि हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा उन्हीं सब चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित है, तो हमने बुद्ध का नाम ले लिया और बाद में बौद्ध धर्म को भारत से ही समाप्त करा दिया। हम जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसको जब तक खत्म नहीं करते हैं तब तक मानते नहीं है। नहीं, क्या बात समझ में आ रही सबको कि ऐसे ही जा रहा है ऊपर से? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं बनाया? इसके अलावा आप देखेंगे कि जो जैन धर्म है उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी अभी नहीं चल रही है। जैन धर्म की मूर्तियां तो बन रही हैं। जैन धर्म की समस्या क्या है इस समय तक आते आते? जैन धर्म में समस्या यह है कि जैन धर्म में कठोरता बहुत ज्यादा है, अत्यधिक अहिंसा की बात है। मौर्योत्तर काल में अगर आप जैन धर्म को देखें, अत्यधिक कठोरता की बात आ गई कि चींटी मत मारो, ये मत करो। जो दिगंबर हैं और श्वेतांबर है, वहां आपको दिगंबर श्वेतांबर पता है? जो दिगंबर है वो नग्न रहते हैं और जो श्वेतांबर वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। अब जो दिगंबर, उनका यह कहना है कि महावीर स्वामी भी ऐसे ही रहते थे, लेकिन श्वेतांबर कहते हैं नहीं नहीं, ये सब बात गलत है, हम लोग को आराम से रहना चाहिए। हर चीज में हिंसा उनको हो जाती है। अगर आप एक विचारधारा को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सोचें कि अभी हम यहां बैठे हैं, एक चींटी मर जाए अधर्म हो गया, वहां कुछ मर गया अधर्म हो गया, एक ही दिन में पागल हो जाएंगे आप। जैनियों की स्थिति यही हुई। जैनियों का विचारधारा अच्छा है, उसमें समस्या नहीं है। जैनियों की विचारधारा में अहिंसा बहुत ज्यादा है।
इसीलिए जैनियों की विचारधारा लोकप्रियता उतनी नहीं प्राप्त करती। और अगर आप आज भी देखेंगे तो जैनियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं, बड़ी संख्या कम है, लेकिन बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत ज्यादा शिक्षाविद, बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आप यहां पे इनकी स्थिति को देखेंगे, आकलन करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति आपको दिखाई देगी। समाज की बात कर लेते हैं। यह बात समझ में आ गई आपको? आगे समझ में ना? समाज, मरणोत्तर काल का समाज कैसा है? आप सबको याद होगा कि सबसे ऊपर कौन है? इस समय में बड़ा परिवर्तन हुआ। शूद्रों ने कहा हम सेवा नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, सेवा नहीं करेंगे। अब जो समझ में आता है अब समझ लो। मरणोत्तर काल में आते आते शूद्रों की आवाज खुल गई, कहा गया कि अब सेवा नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा ऐसा है कि तुम लोग दिक्कत मत करो, हम एक यज्ञ कराएंगे, उस यज्ञ के माध्यम से तुम हम लोग की तरह से भी पूजा पाठ कुछ कर सकोगे। इसी समय एक नया यज्ञ आता है, वात्य स्टोम यज्ञ। कौन सा यज्ञ? वात्य स्टोम यज्ञ। इस यज्ञ के माध्यम से जो शूद्र वर्ग हैं उनके अधिकारों में वृद्धि की गई। कहेंगे कि आप क्यों चिंता करते हो, हमारे पास यज्ञ की शक्ति, हम यज्ञ कर देंगे, अभी सब अधिकार मिल जाएगा। देखिए, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, आज तक इस दुनिया का, मैंने अक्सर आपको बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान बुद्धिजीवियों ने किया है। अशिक्षित लोग नहीं नुकसान करते, अशिक्षित लोग बहुत भोले होते हैं, बुद्धिजीवी बड़े ही होशियार होते हैं। कैसे शोषण करना है, कितना शोषण करना है, किसको किस स्तर तक लेकर जाना, ये सब वो जानते हैं। तो यहां ब्राह्मणों के खिलाफ एक अधिकार की चेतना पैदा हो गई और यह कहा गया कि वैश्य और शूद्र ये दोनों ही साथी हो गए। इन्होंने कहा ऐसा है कि अब सेवा हुआ नहीं होगी, और ये जो कॉन्सेप्ट बनाए हो कि ब्रह्मा के पैर से हम निकले हैं, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं चल पाएगा। बहुत चल गया। और यही आप आपको दिखाई देगा संघर्ष समाज में। मरणोत्तर काल से संघर्ष बढ़ता बढ़ता गुप्त और गुप्तोत्तर में ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको समाज का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। समाज में मौर्यों के समय में स्ट्रक्चर बहुत बैलेंस था, बहुत ज्यादा समाज में किसी को कोई ऊपर नीचे जो नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन मरणोत्तर काल में जब से पुष्यमित्र शुंग आए, उसने वैदिक ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित कर दिया। और वैदिक ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित करने के बाद आप देखोगे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था बहुत तेजी से फैलने लग गई। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था जब तेजी से फैलती जाएगी तो फिर समाज में कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, अधिकारों की चेतना सब कुछ सामने आएगी। क्या समझ में आ रहा है सबको? यहां यह समस्या है। और मरणोत्तर काल में अब इसी बात को कहा गया कि आप चिंता मत करो, हम आपके लिए सोच रहे हैं, हम आपको साथ लेकर चलेंगे। फिर गुमराह किया गया। और जब गुमराह हो जाते हैं लोग तो फिर कैसे, चलो भैया कह ही रहे हैं कि विप्रवंश की यही प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। जो विप्रवंश के लोग होते हैं, देखिए यहां पर जो ब्राह्मण हैं, अगर मैं आपको ब्राह्मण की परिभाषा बताऊं तो ब्राह्मण मतलब होता क्या है? ब्रह्म जानते सो ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, और ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता। क्या बात समझ में आई? क्या मैं बोल रहा हूं? ब्रह्म को जानने वाला, ऊपर वाले को जानने वाला कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो सकता है। मतलब अगर आप ऐसे समझे कि हमारा ये जीवन है ना, इस जीवन में ऊपर है हम महामानव, और यहां पर जो नीचे क्या है, ये है मानव, और इसके नीचे क्या है? पशु, पक्षी, बहुत सारे। इसके नीचे एकदम खराब और इसके ऊपर अच्छा। हर मानव के साथ यही समस्या है। जो हमारे यहां इस पूरी दुनिया में मानव है, उस मानव ने अपने विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए अलग अलग समूह बनाए। यह केवल भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया के इतिहास में आप देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा कि कुछ लोग विशेषाधिकार संपन्न हैं और कुछ लोग विशेषाधिकारहीन हैं।
विशेषाधिकारहीन व्यक्ति वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा भावना से चलते हैं, उनको जो समझा दिया जाता है वही करते हैं। भारत में भी कुछ ऐसा ही मामला है। भारत में जो अपर क्लास है वो हमेशा ब्रेन वॉश करता है और सारा खेल वहीं से शुरू होता है कि आपको समझा दिया गया, देखो धर्म में लिखा है अगर ये नहीं करोगे पाप चढ़ेगा। तुम समझ रहे हो बात को? अगर ये नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। क्या तुमको पाप लेना है? तो आप कहेंगे नहीं, हमें पाप नहीं चाहिए। तो फिर हमको मानिए, मान लिए और उसी में सब अधिकार चले गए। आज जो अधिकारों को लेकर भारत में इतना संघर्ष है उसके पीछे यही है। आज जो दलित समुदाय, आप उससे बात करिए तो अलग बात करेगा, अलग अलग जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अलग बात करेगा। क्यों करता है? क्योंकि उसको यह बात अब समझ में ज्यादा आ रही, उस समय नहीं समझ में आई थी। लेकिन मेरा यही कहना है कि अब एक बेहतर समय है जहां आप अपने अधिकारों को, अपने आप को व्यवस्थित करके जो चाहे वो बन जाइए। आप जो ब्राह्मण बनना चाहते ब्राह्मण हो जाइए, क्षत्रिय बनना चाहते क्षत्रिय हो जाइए। कोई ऐसी जो श्रेणी नहीं है जो आपको नहीं मिल सके। समाज अब इस तरीके का बन चुका है। अधिकार आपको मिल सकता है लेकिन शिक्षा के माध्यम से। कैसे? लड़ने से नहीं मिलेगा। आप ये सोचें कि आप लड़ जाएं उससे मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। आदिवासी भी अब यहीं पे हैं। आपको एक चीज और दिखाई देगा, आदिवासी यहीं शूद्रों के साथ आदिवासी भी हैं। हां, यज्ञ क्यों करते थे? अभी क्यों करते हैं? अब ये बताइए कि अगर कोई करना ही चाहता है तो आप तो मना कर नहीं पाएंगे। आप नहीं जा सकती, ये हो सकता है कि आपको नहीं पसंद हो, आप न जाएं। लेकिन जब तक ये व्यवस्था रहेगी, अभी वर्ण व्यवस्था है भारत में और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से है। और यूपी बिहार में तो बहुत बढ़िया है अभी, मतलब अभी कुछ बदला नहीं है। ये जितनी बातें हम कर रहे हैं, इतनी बातें जब अपने भी परिवार में करते हैं लोगों की हालत खराब हो जाती है। ये जो बातें हम आपके सामने कर रहे हैं, अपने भी जो गांव में जब भी करते हैं तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। कोई सुनना नहीं चाहता है। क्यों नहीं सुनना चाहता है? क्योंकि अधिकार देना कष्टप्रद है। जहां आपने कहा कि अधिकार देना पड़ेगा, कोई अधिकार देने को तैयार नहीं है। और अधिकारों के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। आज नहीं दे रहे हैं, कल देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। रोक नहीं सकते आप अधिकार। उसको जो विलंबित किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। क्या बात समझ में आ रही सबको? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, तो यहां पर ये मुद्दे हैं। एक हेडिंग बनाइए, पहले धर्म, उस पर 1-2 लाइन लिखेंगे। मरणोत्तरकालीन धर्म, मरणोत्तरकालीन धर्म। लिखिए, इस समय बौद्ध धर्म में, इस समय बौद्ध धर्म में हमें 2 हिस्से दिखाई देते हैं। इस समय बौद्ध धर्म में हमें 2 हिस्से दिखाई देते हैं। पहला हीनयान और दूसरा महायान। पहला हीनयान और दूसरा महायान। अगला पॉइंट, हीनयानी बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। हीनयानी बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते। महापुरुष मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते। ईश्वर नहीं मानते हैं। एवं
व्यक्तिगत निर्वाण की बात करते हैं एवं व्यक्तिगत निर्वाण की बात करते हैं, व्यक्तिगत निर्वाण की बात करते हैं, व्यक्तिगत निर्वाण की बात करते हैं। अगला पॉइंट, महायानी बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, महायानी बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, महायानी बुद्ध को ईश्वर मानते हैं और सामूहिक निर्वाण की बात करते हैं, सामूहिक निर्वाण की बात करते हैं, सामूहिक निर्वाण की बात करते हैं, सामूहिक निर्वाण की बात करते हैं। इन्हीं के यहां बोधिसत्व की अवधारणा आती है, इन्हीं के यहां बोधिसत्व की अवधारणा आती है, जो सबके निर्वाण के लिए अपने निर्वाण को विलंबित करता है, जो सबके निर्वाण के लिए अपने निर्वाण को विलंबित करता है, अपने निर्वाण को विलंबित मतलब रोकता है, उस पर विलंब करता है, विलंबित करता है। अगला पॉइंट, इस समय जैन धर्म में इस समय जैन धर्म में कई ऐसे केंद्र, इस समय जैन धर्म के लिख देना, इस समय जैन धर्म के कई ऐसे केंद्र हमें दिखाई देते हैं, इस समय जैन धर्म के कई ऐसे केंद्र हमें दिखाई देते हैं, जैसे मथुरा, मैसूर, आदि, मथुरा, मैसूर आदि, जहां से जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां मिलती हैं, जहां से जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां हमें मिलती है। एक तो ऋषभ देव, अगर आप देखेंगे तो ऋषभ देव को आपको यहां पे इनकी मूर्ति मिलेगी, जो ऋषभ देव है ना, जो ऋषभ देव, ठीक है, आपको ऋषभ देव की मूर्तियां मिलेंगी यहां पर। और महावीर स्वामी की भी मूर्तियां मिलती हैं, ऋषभ देव और महावीर स्वामी की मूर्तियां मिलती हैं, अगला पॉइंट बनाइए, ब्राह्मण धर्म। इस समय ब्राह्मण धर्म की स्थिति क्या है, इसी में अगला पॉइंट, ब्राह्मण धर्म। इस समय ब्राह्मण धर्म में कई बड़े बदलाव किए गए।
इस समय ब्राह्मण धर्म में कई बड़े बदलाव किए गए। जैसे भक्ति और समर्पण पर, अधिक बल दिया गया। भक्ति और समर्पण पर अधिक बल दिया गया। कर्मकांड और यज्ञ पर कम जोर दिया गया। देखिए समझदारी का काम किए लोग अपने आप को बचाने के लिए। कर्मकांड और यज्ञ पर कम बल दिया गया। कर्मकांड और यज्ञ पर कम बल दिया गया। कर्मकांड और यज्ञ पर कम बल दिया गया। जैसा देश वैसा भेष, अपने आप को बचा कर रखना अनादिकाल तक। तो जैसा अगर आपके खिलाफ संघर्ष हो रहा हो तो तुरंत कहिए आप सब सही कह रहे हैं। यहां यही हुआ जब शुद्र वर्ग और आदिवासियों ने जब ये कहा कि हम सेवा नहीं करेंगे, एकदम ठीक है, भक्ति से मिलेगा, वो भक्ति से मिल जाता है। अब तक क्यों नहीं बताई ये बात? फिर उसके बाद कहने भक्ति के साथ साथ अगर आप वहीं से समर्पण कर दीजिए अपने यहां से, वहीं से मिल जाएगा। अब तक क्यों यज्ञ करा रहे थे? फिर प्रश्न में पूछना पड़ेगा ना भाई, आपने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। ये परिवर्तन का मतलब है कि ईश्वर सबके लिए है। अगर आप अलवार और नैनार संतों की परंपरा को देखेंगे, अलवार कौन है? विष्णु के जो भक्त हैं, और नैनार कौन है? शिव के भक्त। तो जो 63 नैनार संतों की चर्चा आती है और 10 अलवार संतों की चर्चा आती है, और इसमें अधिकतर संत लोअर क्लास के, अधिकतर संत लोअर क्लास के। अब सब ब्राह्मण पता नहीं कहां गायब हो गए। अब ब्राह्मण वर्ग की हालत बड़ी। आप सोचिए कि अब वो क्या बोलेगा। अभी तक आपने इतने हजार वर्षों तक गुमराह किया कि नहीं, कर्मकांड और यज्ञ नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, पागल हो जाओगे। अब उनको हमेशा लगता था कि मंदिर नहीं चढ़ पा रहे। बताइए लोग कितने पुण्य आत्मा है, रोज मंदिर जाते हैं, और हम कितने, जो हमारी स्थिति इतनी खराब है कि मंदिर सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते। तो बुद्धि का विकास नहीं होने दिया। लेकिन जब रैदास का समय आता है, संत रविदास जो बनारस में रहे, चमड़े का काम करते थे, चमड़े का जूता बनाते थे, लेकिन अंदर से मन बहुत अच्छा था। जानते हैं उनको अपना गुरु किसने बनाया? मेवाड़ की जो महारानी थी वो तो थी जो मीराबाई। इसके अलावा वहां के राज परिवार ने अपना गुरु बनाया था उनको पहले भी। क्यों? संत रैदास के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। संत रैदास ने भारत में वर्ण व्यवस्था को लेकर बहुत तगड़ा अपने तरफ से दर्शन रखा है। वो कहते हैं कि तुम चंदन हम पानी। संत रैदास का बड़ा अच्छा भजन है, तुम चंदन हम पानी। मतलब उनकी सुगंध अगर हर व्यक्ति के भीतर है तो फिर अलग कहां है कोई? लॉजिक है बात में। हर व्यक्ति की बात उसी की सुनी जाएगी जिसके बात में लॉजिक होगी। जिसके बात में कोई लॉजिक नहीं है उसकी बात क्यों सुनेंगे हम? संत रैदास को मंदिर नहीं घुसने दिया। संत रैदास ने सबके सामने राज दरबार में दिखा दिया कि असली ब्राह्मण मैं हूं, यहां जितने ब्राह्मण हैं सब नकली वाले हैं। कैसे दिखाया? उन्होंने यह दिखाया कि भावना में ईश्वर है। कहां ईश्वर? अगर भावना आपके अंदर नहीं है और आप जो ऊपर से बने हुए भक्त हैं, एक होता है हंस, राजहंस, और एक होता है बकुला। सुना है कहानी राजहंस और बकुले की? दोनों, अच्छा नहीं सुना है तो सुन लो। राजहंस और बकुले की कहानी। राजहंस बहुत सुंदर होता है, जो मानस का राजहंस बहुत अच्छी जगह रहता है जहां पे एकदम जो स्वच्छ जल होता है वो दूध और मोती ही खाता है राजहंस। और जो बकुला होता है उसको वो उसकी एक्टिंग करता है बकुला। राजहंस की एक्टिंग कौन करता है? बकुला एक्टिंग करता है। वो उसको देखता रहता है, वो ऐसे करता है, वो भी ऐसे ही खड़ा हो जाता है। लेकिन जो राजहंस है, अगर उसको मोती नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, लेकिन और कुछ नहीं खाएगा। उसको मरना मंजूर है लेकिन और कुछ करना मंजूर नहीं है। उसकी एक्टिंग करता है बकुला। वो खड़ा होके ये देखेगा, देखो मैं राजहंस हूं, और वहां देखेगा मछली,
और तुरंत मछली पकड़ लेगा और खा लेगा उसको। फिर वही एक्टिंग। कुछ लोग केवल एक्टिंग करते हैं, अंदर कुछ नहीं होता। अंदर नहीं कुछ है तो आप हैं बकुला। क्या है? और हमें बनने का प्रयास करना है हंस। इसीलिए आप देखें रामकृष्ण परमहंस, क्या नाम उनका? पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान की बोलती बंद हो जाती है रामकृष्ण परमहंस के सामने। स्वामी विवेकानंद गए, कहे मुझे आप पर कोई विश्वास नहीं दिखता। कहे ठीक बात कहते हो, तुमको विश्वास हमारे ऊपर करना भी नहीं चाहिए। क्या आप ईश्वर को जानते हैं? कहे होता तो है, हमको दिखा सकते हैं। कहे वो नहीं देख सकते तुम। लेकिन आदमी जो शिक्षित होता है, बुद्धिजीवी होता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा जो बुद्धिमान मानता है, वो कहता है ये हो सकता है झूठ बोल रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपना पैर रख दिया उनके ऊपर, बुद्धि गायब हो गई। नरेंद्र नाथ दत्त की बुद्धि गायब हो गई, बेहोश हो गए वहीं। ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्या किया आपने। कहे ईश्वर को जानना चाहते हो, ईश्वर तो भीतर ही बैठा है, हम सबके अंदर है। लेकिन तब जब हमारे मन की हलन चलन रुकेगी और जो उसमें जो चाहेगा, अगर कोई चाहता है कि ये दुनिया मिल जाए, दुनिया भी मिल जाएगी, बड़ी से बड़ी चीज मिल जाएगी। ऐसे लोगों की ही दुनिया। राजहंस कौन है? जो अपने मन के ऊपर नियंत्रण करके कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और जो बकुला कौन है? बकुला हर काम करना चाहता है, मतलब बकुला के लिए हर काम है। अगर आप उसको और कहीं छोड़ दे, वहां भी वो रह लेगा। राजहंस नहीं रह सकता। तो राजहंस बनने की प्रक्रिया कठिन है। इस प्रक्रिया को हर व्यक्ति पार नहीं कर पाता है। इसलिए जब हमें रास्ता अच्छा नहीं समझ में आता, हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। क्या कहते हैं? नहीं हो पा रहा है तो हम बोलना शुरू कर देते हैं ये तो रास्ता ही नहीं सही है। आपसे नहीं हो रहा, ये बात बोलिए। आपसे हो जाएगा तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे यहां पर। और यहां पर आपके करने के लिए आपके मन की शक्ति बहुत ज्यादा चाहिए। और जिसका मन की शक्ति है वो दुनिया में किसी भी चीज से लड़ सकता है, और नहीं है तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर राजहंस बनने का प्रयास हम सबको करना है। बकुला नहीं बनना है, जो दिखावटी काम नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि जो लोगों को अच्छा लगे, उस काम से बाहर निकलना है, उससे बाहर निकलना है। ठीक है, हो गया ये? हाँ, ब्रेक ब्रेक। कितने लोग हैं ऐसे जो ब्रेक वाले? अभी जनमत देख लेते हैं। फिफ्टी 50 भी नहीं है। ब्रेक नहीं। हाँ, आधे घंटे का ब्रेक।